नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। किरण चौधरी को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया, जिसके बाद से उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से अपना निर्वाचन सर्टिफिकेट लिया। इस मौके पर उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी और किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं किरण चौधरी, तो ऐसे में सर्टिफिकेट लेते हुए रिटर्निंग अधिकारी उन्हें दिख रहे हैं। सर्टिफिकेट दिया गया क्योंकि विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं किया, तो इसलिए किरण चौधरी राज्यपाल जो राज्यसभा की सांसद है वो चुनी गई है, निर्विरोध चुनी गई है। और इसी के साथ ही हरियाणा में सभी राज्यसभा के सांसद अब बीजेपी के हैं। और इसी को लेकर निशाना भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले तो अल्पमत के समय में जब अल्पमत की बात आ रही थी तो उस समय कांग्रेस लगातार अल्पमत में सरकार को गिराने की बात कर रही थी, लेकिन अब किरण चौधरी के रूप में उन्हें शीशा दिखाने का काम किया है। और अब जींद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जींद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली एकलव्य स्टेडियम में होगी। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह होंगे शामिल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मंत्री समेत सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सांसद संजय भाटिया को रैली की जिम्मेदारी भी मिली है। तो जींद से इस वक्त की खबर है, जहां पर बीजेपी का कार्यक्रम आज होना है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर लगातार रैलियां हो रही हैं। तो इसी बीच जो है जन आशीर्वाद रैली जो बीजेपी की लगातार चल रही है वो जींद में होगी। एकलव्य स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। रैली में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। मंत्री समेत सांसद विधायक समेत कई लोग मौजूद होंगे। पूर्व सांसद भी इस दौरान जो है मौजूद रहेंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो जन आशीर्वाद रैली लगातार बीजेपी की चल रही है। एकलव्य स्टेडियम जींद में एक बार फिर से होने वाली है। मुख्यमंत्री इस रैली में शामिल होंगे। इसी के साथ ही सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। और हरियाणा में बसपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बसपा प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा जगाधारी से उम्मीदवार होंगे और असंध से गोपाल सिंह राणा और नारायणगढ़ से हरबिलास सिंह उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अटेली से ठाकुर अत्तर लाल उम्मीदवार होंगे। तो चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट की सूची आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी ने सीटों में जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पहली लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। जिनके नाम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सूची है जो बसपा ने जारी की। अभी 4 प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं और अब दूसरे फेज में हो सकता है अन्य प्रत्याशियों के नाम सामने आए, क्योंकि इस बार इनेलो और बसपा का गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ है, जिसमें सीट शेयरिंग की भी बात आई है। 30 से कुछ ज्यादा सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और 50 से ज्यादा सीटों पर यहां पर इनेलो लड़ने वाली है। तो उससे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। 4 लोगों की सूची आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये चारों लोग वो हैं जो बीएसपी की तरफ से इस बार मैदान में उतारे जाएंगे। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किरण चौधरी निर्विरोध जीत गई हैं, जिसको लेकर के रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। आपको बता दें कि जो रिटर्निंग अधिकारी है साकेत कुमार, उन्होंने किरण चौधरी को यह प्रमाण पत्र दिया है। किरण चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा, मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को
विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी यह हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूं कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको, इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो पूरी तरह से जो जीत हुई है, मैं ये जीत जो है भाजपा की मानती हूं, और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो है हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं बडोली जी, पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है, और ये जीत वो जीत है जो आने वाले समय में आपको दिखाएगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, जैसे सीएम साहब ने बताया, पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर लेकर आएगी। और वो इसलिए लेकर आएगी क्योंकि भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की नीति है, भाजपा की ईमानदारी है, और भाजपा का संगठन है, और भाजपा के अंदर वो क्षमता है लोगों के अंदर लोगों के लिए काम करने के लिए, जनहित का काम करने के लिए। और बाकी जो है आप सब जानते हैं, मैं तो उधर रही हुई हूँ, हमेशा मैंने देखा है नौटंकीबाजी करते हैं, नौटंकियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अभी भी जो है जब चुनाव अल्पमत की बात जब कर रहे थे सीएम साहब, तो मुझे ये ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे, और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए। वो तो इनके अंदर हिम्मत थी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुंह की खानी थी, तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर और रोहतक में बीजेपी के युवा सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार युवा हित की सरकार है। हमने बिना पर्चे खर्ची की नौकरियां लोगों को दी हैं। पिछले 10 साल में कई विकास के काम हुए हैं। इसी के साथ ही सीएम सैनी कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में
अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा करने का बहुत कम समय के अंदर कार्य किया है। भाइयों, आप ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिसका विचार और जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर है। उस विचार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार युवाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि मैं जब गांव के अंदर कार्यक्रम के लिए जाता हूं तो गांव का युवा निकल करके बोलता है कि हम आपकी पार्टी को इसलिए समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार में पहली बार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं यह नहीं देखता था 2014 से पहले मेरे प्रदेश का युवा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। भाइयों, जब हताश और निराश हो गया था क्योंकि हम देखते थे कांग्रेस की लंबे समय 10 वर्षों तक कंटिन्यूटी में सरकार हरियाणा प्रदेश में रही और 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं का इन 10 वर्षों में जो विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, भाइयों, इस बात की चर्चा मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा करता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना लाई हो, युवाओं को उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारे जो स्टार्टअप युवा हैं जिन्होंने काम शुरू किया आज यूनिकॉर्न में तब्दील कर दिया, ये हमारे युवा की ही ताकत है, उसकी ही ये शक्ति है कि आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, उसको मैं लेकर के आज सभी युवाओं को मैं बधाई भी देता हूं। मैंने हरियाणा के अंदर अभी पिछले दिनों में 10 वर्षों में हमारी सरकार ने युवाओं के जो विश्वास खो चुके थे, जो युवा नौकरी के लिए विधायक मंत्री के चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी और नौकरी भी अगर किसी को मिल जाती थी उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसको नौकरी लगती थी। गरीब परिवार का बेटा वो नौकरी के लिए सरकार से बहुत दूर रहता था, परंतु इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मुझे ये बड़ी खुशी है जब मैं ये हरियाणा प्रदेश के अंदर देखता हूं कि आज हमारा युवा जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त पार्थ गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 सामान्य और 1 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 1,91,129 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,08,80 और महिला मतदाताओं की संख्या 90,240 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 9 है। इसी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त
पार्थ गुप्ता ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 968 बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की प्रति उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अंबाला और एसडीएम कार्यालय के साथ सभी मतदान केंद्र और सभी पटवार खाना में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत अपने पैतृक गांव बरोहड़ में पहुंचे, जहां पहुंचने पर गांव और अन्य लोगों द्वारा अमन सहरावत का जोरदार स्वागत किया गया। अमन सहरावत और उनके कोच महाबली पहलवान सतपाल सहरावत को नोटों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल, पूर्व मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव जो हैं ओम प्रकाश धनखड़, विधायक गीता भुक्कल समेत और साथ ही साथ बबीता फोगाट भी मौजूद रही। विद्यालय की तरफ से ये बड़ी भारी खुशी की बात है। अमन सहरावत कांस्य पदक जीत के आए हैं 57 किलो में। उसके सम्मान के लिए दलाल साहब और हम सब हाजिर हुए हैं और गर्व और गौरव की बात है। झज्जर के लिए बहुत बड़ा गौरव है। 3 मेडल हमारे हैं और हरियाणा को भी देखेंगे तो चाहे कबड्डी के हों, चाहे नीरज चोपड़ा का हो, चाहे हमारे सरबजोत का हो, 3 कबड्डी खिलाड़ी हों, हरियाणा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। हम सब गौरवान्वित हैं और जो यहाँ गांव के विकास के लिए अमन को बहुत बहुत बधाई, पूरे इलाका बधाई दे रहा है। हमारे बेटे ने जो हमारा नाम रोशन किया, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। 21 साल में इतनी छोटी उम्र में आज तक किसी का मेडल नहीं आया और माता पिता का साया अपने ऊपर से उठने के बाद अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। गांव में स्टेडियम बड़े स्तर पे अमन के नाम से, अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम डालेंगे कि अमन के नाम से एक स्टेडियम का विकसित कराने का काम करेंगे। और बात है कि इस बार के ओलंपिक में हरियाणा का हिस्सा 6 में से 5 मेडल में है और खासकर जो ये इलाका है बहरोड का, भागवी का, इस इलाके के अंदर आधे मेडल इस 20 किलोमीटर में है। तो हमारी भूमि चाहे बॉक्सिंग का चाहे कुश्ती का मामला हो, विश्व विजेता बनते जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये हमारी प्रतिभा को दिखाता है और इसी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें, तिरंगे का मान बढ़ाते रहें, भारत का नाम बढ़ाते रहें। सबसे पहले तो मैं अमन को बधाई देती हूँ, उनके पूरे परिवार को बधाई देती हूँ, जिन्होंने माँ बाप गुजरने के बावजूद भी उन्होंने उनका हौसला कम नहीं होने दिया और ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके माँ बाप नहीं हैं। और पूरा गांव जो है आज भी उनके सम्मान समारोह में इसी तरह पहुंचा है कि अमन को याद ना आए कि उनके माँ बाप जो हैं वो थे नहीं। इस संघर्ष के बीच उन्होंने माँ बाप बनकर, भाई बहन बनकर उनके साथ खड़े रहे और उनको हिम्मत दी, हौसला दी। और उसी हिम्मत और हौसला के साथ आज जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर उनके सम्मान समारोह पहुंचे, तो उन सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और रतिया में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद से आपको बता दें कि वो युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीन ऑफ क्राइम की टीम डॉक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। पूरी घटना रतिया के मॉडल टाउन इलाके की है। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां नशेड़ियों पर नकेल कसने के लिए कॉलोनी वासियों ने एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत की कॉलोनी में नशा बेचने और नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है, जिससे नाराज होकर के कॉलोनी के कुछ लोग, जिन पर नशा बेचने का आरोप था, उनके परिवार ने पंचायत सदस्य पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।
जिसमें 2 पंचायत सदस्य बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल सदस्यों ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद से पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। ये ऐसा हुआ जी, प्रशासन की अगुवाई में पंचायत रखी गई थी कॉलोनी की सारी की, कि जो यहाँ स्मैक बिक्री है 5-4 साल से। हम कॉलोनी के मेंबर हैं, भाई हमारा मेंबर है कॉलोनी का, तो सबको पता है कि यहाँ कितनी स्मैक बिक्री कितने साल से बिक्री। तो ये पंचायत रखी गई थी जी। परसों ही पंचायत हुई थी और कल भी 5 बजे पंचायत हुई थी इस बारे में। तो जो यहाँ स्मैक बेचने वाले हैं उन्होंने पहले भी काफी बार धमकियां दी कि हमारे अगर स्मैक रोकोगे तो हम तुमने मारांगे। तो कल जब पंचायत हुई, बाजार के भी थे, सारी पूरी कॉलोनी थी, 400-500 आदमी थे। ये कल दिनांक 26/8/2024 को सलमान खान पुत्र यूसुफ खान वासी रहमिया कॉलोनी छछरौली की एक शिकायत मार पिटाई बारे, लड़ाई झगड़ा बारे थाना में प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अभी जांच उसकी जारी है। फिलहाल इस मामले में किसी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके प्रयास अभी जारी हैं। हमला किया जिन्होंने जो हमारे घर पे जी तलवारें चलवाई जी, देखो जी हमारे गेट गुट पे भी बहुत वो इंटे फेंकी जी, बच्चों पे भी मारा जी उन्हें जी। जो बच्चे बाहर घूमे उन्हें भी बहुत गालियां देवे, रोके टोके। अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके ऊपर बिंटा बरसावे जीवे। अगर नमाज पढ़ने गए थे जी, देखो उन्हें तलवार चलाई, गंडासे चलाई, उनके ऊपर इंटे फेंके। हमारे पास कुछ नहीं था जी, और उन्होंने, हम तो 4-5 बंदे थे जी, और वो तो बहुत थे जी, 60-70 आदमी हो रहे थे जी देखो। और उन्होंने पीछे से भी हमला किया जब ये वहाँ पे चले गए जी मेडिकल कराने, उसके बाद भी उन्होंने हमला किया जी हमारे घर पे, हमारी गाड़ी पे भी इंटे पत्थर फेंके जी उन्होंने। यहाँ पे गेट पे भी, हमारे घर पे जब भी कोई नहीं था जी यहाँ पे। तो सब ने अपनी बातें रखी, भाई ये समय बंद होनी चाहिए। और जी पहले भी मतलब 1-2 बार SHO साहब भी आए यहाँ से, उन्हें भी मतलब इस बात के बारे में समय के कहा कि भाई ये रुकनी चाहिए, भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ही से बस्ती वाले रोक सका। हमने बल्कि उनसे ये भी कहा, अब तो आप ये कह रहे बस्ती वाले रोक सका, हमारे पास से किसी का अलग लोग गया कुछ कोई ऐसी कैसी बात होगी तो हमने तो बेल पड़ी उठा लेंगे तुम। अरे ने स्मैक वालों ने कुछ भी नहीं कह रहे। हम परसों एक बैठाया जी उनकी गड्डी में, SHO बैठा के ले गया, हम भी थाने में गए, हम थाने में बैठे रह गए और मुंशी साहब ने वो छोड़ दिया। और हम संगठित आदमी है जी। सोनीपत में थाना क्षेत्र राई के अंतर्गत गांव बड़खालसा का अजीत, जो कि इंडियन नेवी में कोस्ट गार्ड यानी सूबेदार के पद पर अंडमान निकोबार में ड्यूटी पर तैनात था, उनकी सोमवार को सुबह ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद से उनका शव देर शाम गांव बड़खालसा लाया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारा एक छोटा भाई अजीत सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह कल अचानक हार्ट अटैक से अपनी ड्यूटी पर स्वर्गवास हो गया। जैसे ही घर में इसके समाचार मिला हमें, तो न केवल परिवार बल्कि पूरा गांव इससे अत्यंत दुखी है। इन्होंने 1993 में अपनी सेवा कोस्ट गार्ड में सिपाही के पद से शुरू की थी और 33 साल की सर्विस के बाद अभी प्रेजेंट रैंक उनका प्रधान अधिकारी था, जो तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।